हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेबी प्रीस्टले एज एन एसेइस्ट। ओके, इनके बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। इनका स्टाइल कैसा था, इनकी लैंग्वेज कैसी थी, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, और इसके पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़, बहुत मेहनत करता हूँ, तो ज़रूर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर। वहाँ पर भी आपको जीएस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और आगे पढ़ाई जाएंगी। ओके, और इंग्लिश से संबंधित वीडियोस भी वहाँ पर आ रही हैं, थोड़ी बहुत, आगे बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी। तो नए चैनल को आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेबी प्रीस्टले एज एन एसेइस्ट। देखिए, क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। अक्सर 500 वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछेगा, राइट एन नोट ऑन जीबी प्रीस्टले एज एन एसेइस्ट। या तो इस प्रकार से पूछ लेगा, मतलब पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, जीबी प्रीस्टले एज एन एसेइस्ट। या फिर कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ सकता है, राइट ए नोट ऑन जीबी प्रीस्टले एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ओके, तो मतलब वो किसी भी प्रकार से पूछे, आपको लिखना एक ही आंसर है जो मैं बताऊंगा। ओके, और मैंने हेडिंग के माध्यम से यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया हूँ। अभी आपको मैं समझा भी दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर आपको लिखनी इंट्रोडक्शन। देखिए, ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ क्योंकि मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। ओके, थोड़ा सा आपको परिचय देना रहता है। मैंने बताया कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिखें, खास करके जब आप 500 शब्दों वाले क्वेश्चन लिखें, तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है सबसे पहले। ओके, देखिए, जेबी प्रीस्टले वॉज बोर्न एट ब्रैडफोर्ड। यानी जेबी प्रीस्टले कहाँ जन्मे थे? ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड एक स्थान है इंग्लैंड में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल जीनियस मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति। ओके, ही वॉज, वो थे, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, जीनियस का मतलब प्रतिभा वाले व्यक्ति। ओके, यानी एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बहुमुखी मतलब कई तरफ, कई टैलेंट है, जिसको आप बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। ओके, मतलब कई प्रकार के टैलेंट इनके अंदर है। अभी आगे यहाँ पर बताएगा कौन कौन से टैलेंट है। देखिए, यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। वर्सेटाइल जीनियस मीन्स मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। देखिए आगे कह रहा है, ही वॉज ए नॉवलिस्ट। ये क्या थे? एक नॉवलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, इसलिए ये नॉवलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे। और फिर यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, कॉमा लगना चाहिए उपन्यासकार के बाद, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए। एन एसेइस्ट, एक निबंधकार भी थे, यानी कि उपन्यासकार भी थे, एसेइस्ट यानी निबंधकार भी थे। ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी थे। एन एक्टर, एक अभिनेता भी थे। एज वेल एज, और तो और, एक क्रिटिक, एक समालोचक भी थे। चूँकि अब देखिए, नॉवलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, क्रिटिक भी थे। ओके, तो नॉवलिस्ट का मतलब उपन्यासकार, एसेइस्ट का मतलब निबंधकार, जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार, एक्टर का मतलब अभिनेता, क्रिटिक का मतलब आलोचक या समालोचक, एज वेल एज का मतलब और तो और। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास सारे गुण थे। ओके, इसीलिए इनको कहा गया है वर्सटाइल जीनियस। ओके, आई होप अब आपको समझ में आएगा। अब चूंकि ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी, इसलिए इनका जो शैली था, इनका स्टाइल जो था, वो इन सभी का मिश्रण था, मिक्सर था। ओके, मतलब इनकी शैली क्या थी? मिक्स थी। उसमें पत्रकार के भी गुण थे, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट, इन सभी की वहाँ पर विशेषताएं पाई जाती हैं इनकी शैली में। देखिए, हैंस, इसलिए हिज स्टाइल, इनकी शैली, स्टाइल का मतलब क्या होता है? शैली, लिखने की कला। हिज स्टाइल, इनकी शैली, इज, है, ए मिक्सर, एक मिश्रण। मिक्सर का मतलब क्या होता है? मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण। ओके, मिली जुली। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, और साहित्य की इन सभी ब्रांच का एक कॉम्बिनेशन है, मिला जुला रूप है। ओके, मिली जुली रूप है, यानी कि इनकी शैली कैसी है? मिश्रित शैली है, मिक्सर है। ओके, और साहित्य की जितनी शाखाएं हैं, देखिए, ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर,
लिटरेचर मतलब साहित्य, ऑल दिस ब्रांचेस मतलब शाखाएं, यानी साहित्य की सभी ब्रांचों की यानी सभी शाखाओं के कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाए जाते हैं इनकी शैली में। कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला रूप। कौन कौन सी शाखाएं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, तो ये सभी गुण इनके शैली में पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है J.B. प्रीस्टले इज अ राइटर ऑफ मिसलेनियस प्रोज। J.B. प्रीस्टले इज अ राइटर ऑफ मिसलेनियस प्रोज, यानी कि ये मिसलेनियस प्रोज के एक राइटर हैं। ओके, कहने का मतलब एक मिश्रित प्रकार के गद्य के लेखक हैं। देखिए J.B. प्रीस्टले हैं ए राइटर, एक निबंधकार या फिर लेखक, ऑफ मिसलेनियस प्रोज। मिसलेनियस प्रोज का मतलब यहाँ पर है मिश्रित प्रकार के गद्य। प्रोज का मतलब क्या होता है? गद्य। मिसलेनियस मतलब मिश्रित प्रकार के। ओके, कई प्रकार के, यानी कई प्रकार के गद्य के ये लेखक हैं। तो पहली हेडिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो इसलिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आप कम से कम इतना सपोर्ट कर सकते हैं। अभी वो नया चैनल है ना, तो 1 के उसमें अभी नहीं हुआ है, जल्दी से आप लोग करा दीजिए। तो दूसरी हेडिंग आपको डालनी है हिज सरप्राइजिंग एनर्जी। देखिए यहाँ पर एनर्जी नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिए हिज सरप्राइजिंग एनर्जी, मतलब उनकी आश्चर्यजनक ऊर्जा। ओके, अब इसमें क्या लिखना है? देखिए इसमें लिखना है J.B. प्रीस्टले ओवरफ्लोज विद हिज आइडियाज इन हिज एसेज। देखिए ओवरफ्लोज का मतलब होता है भरा होना। ओवरफ्लोज का मतलब क्या होता है? भरा होना या ओत प्रोत होना। ओके, J.B. प्रीस्टले ओवरफ्लोज, J.B. प्रीस्टले ओत प्रोत हैं यानी भरे हुए हैं, विद हिज आइडियाज़ अपने विचारों से, इन हिज एसेज अपने एस्से में, यानी कि अपने एस्से में इन्होंने अपने खुद के विचारों को बहुत ज़्यादा भर दिया है। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है अपने निबंधों में J.B. प्रीस्टले विचारों से एकदम भरे हुए हैं, ओत प्रोत हैं। ओके, ही हैज़ स्कैटर्ड हिज आइडियाज़ एवरीवेयर प्रोफ्यूजली थ्रू रिटन वर्ड्स एंड स्पोकन वर्क्स। देखिए ही हैज़ स्कैटर्ड, स्कैटर्ड कहाँ मैं पहुँच गया? सॉरी, स्कैटर्ड नहीं है, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, स्कैटर्ड ही है। मैं थोड़ा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, और यहाँ डेकोरेटेड लिखा है, जबकि मुझे पढ़ाना है यहाँ से। सॉरी, ही हैज़ स्कैटर्ड, उन्होंने, स्कैटर्ड का मतलब फैला देना। ओके, उन्होंने फैला दिया है हिज आइडियाज़ अपने विचारों को, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, प्रोफ्यूजली पूरी तरीके से, थ्रू रिटन वर्ड्स यानी रिटन वर्ड्स के माध्यम से, यानी अपने लिखित आप कह सकते हैं लिखित साहित्य के माध्यम से, एंड स्पोकन वर्क्स, और अपने एक प्रकार से मौखिक साहित्य के माध्यम से। ओके, यानी इन्होंने अपने विचारों को पूरी तरीके से सारी जगह फैला दिया है, अब वो चाहे लिखित माध्यम में हो या फिर मौखिक माध्यम से हो। ओके, पूरी तरीके से फैला दिया है, यानी साहित्य में इनके विचार बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। फिर देखिए ही हैज़ डेकोरेटेड माने क्या होता है? सजाना, किसी चीज़ को सुसज्जित करना या सजा देना। ही हैज़ डेकोरेटेड, उन्होंने सजा दिया है या सुसज्जित कर दिया है, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को, विद हिज ऑर्न आउट एनर्जी अपनी पूरी एनर्जी से, यानी अपनी पूरी ऊर्जा से। ओके, ऑर्न आउट एनर्जी का मतलब पूरी ऊर्जा लगा करके, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके अपने साहित्य को, अपने विचारों को एकदम सजा दिया है। एट द एज ऑफ 66 यानी 66 वर्ष की आयु में, ही पब्लिश्ड, उन्होंने पब्लिश कर दिया है, संपादन कर दिया है, ए लार्ज कंपेंडियम एक विशाल भंडार, ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म साहित्यिक आलोचना का, यानी साहित्यिक आलोचनाओं का उन्होंने एक विशाल भंडार तैयार कर दिया है। ओके, नोन एज लिटरेचर, जिसको हम लिटरेचर
के माध्यम से जानते हैं, द वेस्टर्न मैन और पश्चिमी व्यक्तियों के माध्यम से जानते हैं। ओके, आई थिंक इन्होंने एक बहुत ज़्यादा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर पुस्तकें लिखी हैं, निबंध लिखे। ओके, तो यही यहाँ पर बता रहा है कि 66 वर्ष की आयु में इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बहुत ज़्यादा भंडार लिख दिया है, एक प्रकार से भंडार लगा दिया है, जिसको हम लोग लिटरेचर के रूप में जानते हैं या फिर वेस्टर्न मैन यानी कि पश्चिमी व्यक्ति के रूप में जानते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल पीस, ये एक अद्भुत रचना है। पीस का मतलब कीर्ति या रचना। ओके, अद्भुत रचना है। नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में जाना जाता है, ये पूरे संसार में इसके बारे में लोग जानते हैं। ओके, एट द एज ऑफ 72, 72 वर्ष की आयु में, ही रोट फर्स्ट रेट क्राइम स्टोरी, इन्होंने पहला एक प्रकार से अपराध साहित्य लिखा, अपराध पर इन्होंने साहित्य लिखा 72 वर्ष की आयु में। देयर इज़ ए टच ऑफ सोशल एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, और इसमें क्या था, एक टच था, एक लगाव था ऑफ सोशल एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक टच था। ऑफ मजिस्ट्रियल पेनिट्रेशन, सॉरी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैजिस्टेरियल पेनिट्रेशन यानी कि एक प्रकार से आधिकारिक प्रवेश था। ओके, आधिकारिक प्रवेश का एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लगाव था। ओके, अब देखिए इंग्लिश को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश अपनी अलग लहजे में चलती है, हिंदी अलग लहजे में चलती है। आप लोग बोल रहे हैं तो मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी हिंदी बताने की। ओके, तो ये आपकी जो सेकेंड हेडिंग हो गई, आपको पता है ना। ओके, आपका कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर है तीसरा जो है द इंटेलेक्चुअल साउंडनेस। देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बौद्धिक, और साउंडनेस का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी चीज़ को स्थायी रखना, यानी स्थायित्व आप बोल सकते हैं, परमानेंट। ओके, साउंडनेस का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि साउंड कोई आवाज़ वगैरह है, साउंडनेस का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं परमानेंट या स्थायित्व आप कह सकते हैं। ओके, द इंटेलेक्चुअल साउंडनेस मतलब बौद्धिक स्थायित्व। द प्रोज ऑफ प्रीस्टले इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज इंटेलेक्चुअल साउंडनेस, यानी कि प्रीस्टले के प्रोज में इंटेलेक्चुअल साउंडनेस पाई जाती है, यानी कि कैरेक्टराइज्ड का मतलब विशेषता रखना। ओके, यानी कि इनके प्रोज में कौन सी विशेषता है, इंटेलेक्चुअल साउंडनेस, यानी एक स्थायित्व है इनके प्रोज में। ओके, द प्रोज ऑफ प्रीस्टले इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज इंटेलेक्चुअल साउंडनेस, इनके प्रोज में यानी प्रीस्टले के प्रोज में एक बौद्धिक स्थायित्व पाया जाता है। इस लाइन का मतलब यही है। देखिए, देयर इज वास्ट फंड ऑफ सिंसियरिटी इन हिज राइटिंग, यानी उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा गंभीरता पाई जाती है। वास्ट फंड का मतलब बहुत ज़्यादा। अब फंड का मतलब क्या होता है, फंड का मतलब होता है कोई कोष। ओके, अब चाहे पैसे का कोष हो किसी चीज़ का, तो कहने का मतलब इनकी राइटिंग में सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब आप इनके एस्से को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। ओके, देयर इज़ ए ग्रेट एविडेंस ऑफ यूथफुल एनर्जी, यानी कि बहुत सारे सबूत मिलेंगे। देयर इज़ ए ग्रेट एविडेंस, बहुत बड़े बड़े सबूत मिलेंगे आपको ऑफ यूथफुल एनर्जी, यूथफुल एनर्जी का, यानी कि युवा एनर्जी का आपको इनके एस्से में समावेश मिलेगा। ओके, द लूसिडिटी, यानी कि स्पष्टता का भी समावेश मिलेगा, यानी इनके एस्से बहुत ही स्पष्ट होते हैं। एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द राइटर, और लेखक की वास्तविकता का भी समावेश किया गया है। इन हिज एक्सप्रेशन, इनके भाव में, यानी इन्होंने वास्तविकता का प्रयोग किया है, लूसिडिटी और यूथफुल एनर्जी का प्रयोग किया है, सीरियसनेस, ओके, सिंसियरिटी, इन सभी का यूज़ किया है। ओके, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज स्टाइल, इनके स्टाइल की यानी शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, इज़ द सिंप्लिसिटी विद विच डील्स विद ए सब्जेक्ट। वो क्या है, सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी मतलब सरलता है। ओके, यानी इनके शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने सरलता का यूज़ किया है, बहुत ही सरल लाइनों में चीज़ों को प्रेजेंट किया है। ओके,
हिज फेमस एसेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज स्टाइल। इनके जो फेमस एसे हैं वो बहुत ही सरल वाली विशेषताओं से बंधे हुए हैं। ओके, हिज फेमस एसेज, इनके प्रसिद्ध एसे आर कैरेक्टराइज्ड। कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है विशेषता रखना, यानी इनके फेमस एसे में विशेषता होती है द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल, यानी सिंप्लिसिटी वाली स्टाइल की। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा रहता है थोड़ा सा अलग, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ थोड़ा सा अलग, क्योंकि मैंने बताया ना इंग्लिश का लहजा अलग होता है, उसको ठीक ठीक हिंदी में उसी प्रकार बोल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक इनका टैलेंट है पोइटिक प्रोज। अब देखिए इस पोइटिक प्रोज, पोइटिक प्रोज का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं एक प्रकार से इन्होंने प्रोज तो लिखा है, लेकिन वो किस लहजे में लिखा है? पोइटिक, एक काव्य के रूप में इनका प्रोज है। आप पढ़ेंगे इनके हिस्से को तो लगेगा आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रोज होता है। तो उसी को इन्होंने बोला है पोइटिक प्रोज, यानी एक प्रकार से काव्यात्मक गद्य आप बोल सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। प्रीस्टले वॉज अ पोइट प्रीस्टले वॉज अ पोइट एट हार्ट, यानी कि एक दिल से क्या थे? एक कवि थे। मतलब लिखते तो ये प्रोज में थे सारी चीज़ों को प्रोज के रूप में, लेकिन ये दिल से क्या थे? एक कवि थे। हिज एसेज आर रिटन इनटू द पोइटिक प्रोज ऑफ ए राइटर, यानी इनका जो सारा मतलब प्रोज लिखा गया है वो एक पोइटिक मैनर में लिखा गया है। हिज एसेज आर रिटन, इनके एसे यानी निबंध लिखे गए हैं इनटू द पोइटिक प्रोज, काव्यात्मक गद्य में, ऑफ ए राइटर, एक लेखक के, यानी लेखक के काव्यात्मक गद्य में इनके प्रोज लिखे गए हैं। आप समझे नहीं? मतलब इन्होंने जो लिखा है वो है तो प्रोज, दिखने में आपको प्रोज लगे, मतलब लिखा तो है प्रोज, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा पोइट्री है। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। हु नेवर रोट अबाउट पोइट्री, जिन्होंने कभी भी पोइट्री नहीं लिखी, मतलब इन्होंने पोइट्री कभी नहीं लिखी, लेकिन पजेस्ड अ पोइटिक हार्ट, इनके अंदर एक कवियों वाला दिल है। पजेस्ड का मतलब रखते हैं, ए पोइटिक हार्ट मतलब कवि वाला दिल, मतलब इन्होंने कभी पोइट्री लिखी नहीं, लेकिन इनके अंदर एक कवि वाला दिल है। दिल से क्या है? कवि हैं। और इन्होंने जब प्रोज अपना लिखा तो उसको पोइटिक मैनर में लिखा। ओके, बस यही चीज़ आपको समझनी है। देखिए वॉट ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, वॉज नेचुरल, वो प्रकृति था, यानी प्राकृतिक था। ओके, जो कुछ भी इन्होंने कहा वो प्राकृतिक था। ही स्टार्टेड हिज एसेज नेचुरली, उन्होंने अपने एसे को प्राकृतिक रूप से लिखे हैं। ओके, हिज स्टार्टेड, वो शुरुआत करते हैं, हिज एसेज, अपने निबंधों की, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, यानी स्वाभाविक। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। फिर है द वेरी ओपनिंग ऑफ द एसे ऑन डूइंग नथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ इट, यानी एक एसे है वहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है। मैंने एग्जाम्पल आपको कट कर दिया है, कई लाइनें दी हुई थी तो उस लाइन को लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो फालतू में था, एक प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग हो जाता। तो द वेरी ओपनिंग ऑफ द लाइन, वेरी ओपनिंग मतलब शुरुआती लाइन, ऑफ द एसे ऑन डूइंग नथिंग, इनका एक एसे है ऑन डूइंग नथिंग, तो उसमें आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। किसका एग्जाम्पल? कि इनकी जो निबंधों की शुरुआत होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब स्वाभाविक हो जाती है, इनको एफर्ट नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को लिखने में, स्वाभाविक स्वतः निकलने लगती है। ओके, तो उसका एग्जाम्पल आपको ऑन डूइंग नथिंग में मिल जाएगा। ये मैं किसी दिन आपको पढ़ा दूंगा, ऑन डूइंग नथिंग, अभी मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। अब देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है प्रोज स्टाइल। ओके, ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी रहती है। तो देख लेते हैं इनकी प्रोज स्टाइल क्या है। थोड़ा बहुत तो आप जान ही गए होंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। जेबी प्रीस्टले हिमसेल्फ वॉज ए मास्टर ऑफ गुड स्टाइल, यानी कि एक अच्छी शैली के विद्वान थे स्वयं। ओके, जेबी प्रीस्टले स्वयं वॉज थे, अ मास्टर मतलब एक विद्वान या मास्टर आप कह सकते हैं, ऑफ गुड स्टाइल, अच्छी शैली के। ही डोमिनेटेड, उन्होंने प्रभावित किया है, मॉडर्न आधुनिक, एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी प्रोज, साथ ही साथ समकालीन प्रोज को, यानी उन्होंने आधुनिक
और उस समय के गद्य को प्रभावित किया। यानी आज जो गद्य जिस रूप में लिखा जाता है इस पर भी उनका प्रभाव है, और जो उस समय लिखा जाता था गद्य उस पर भी उनका प्रभाव था। डोमिनेटेड का मतलब प्रभावित करना। ओके, ही हैज़ गॉट ए लिबरल हार्ट। ही हैज़ गॉट ए लिबरल मतलब एक प्रकार से उदार, हार्ट का मतलब दिल, यानी कि उनके पास एक उदार दिल था, उदारवादी थे। ओके, फिर है ही लिबरली प्रेज्ड द क्वालिटीज़ ऑफ रॉबर्ट लिंड एज एन एसेइस्ट। यानी उन्होंने रॉबर्ट लिंड के क्वालिटी यानी विशेषताओं की प्रशंसा की है। ओके, रॉबर्ट लिंड जो राइटर हैं वो भी एक एसेइस्ट हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया फिर नहीं पढ़ाया, आगे मैं पढ़ाऊँगा, शायद अभी नहीं पढ़ाया है। ओके, तो देखिए ही लिबरली वे बड़ी उदारता से, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा करते हैं, द क्वालिटीज़ मतलब गुणों को ऑफ रॉबर्ट लिंड के एज एन एसेइस्ट, एक एसेइस्ट के रूप में। चूँकि रॉबर्ट लिंड भी एक एसेइस्ट हैं तो उनके उस गुण की वो सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज स्टाइल इज दैट ही possessed द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद ए कॉमन प्लेस टॉपिक टू सिग्निफिकेंस। यानी इनके शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी कॉमन प्लेस को एक महत्वपूर्ण प्लेस में बदल देते हैं। मतलब किसी कॉमन टॉपिक को लेकर के चलते हैं और उसको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप उसको महत्वपूर्ण ये बना देते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, यानी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी ऑफ हिज स्टाइल, उनके स्टाइल की, और वो कौन सी थी, इज़ दैट ही possessed द क्वालिटी, वो अधिकार रखते हैं यानी गुण है उनके अंदर, ऑफ डीलिंग विद ए कॉमन प्लेस, यानी कॉमन प्लेस कोई साधारण स्थान है उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये गुण वो पजेस करते हैं। पजेस का मतलब वो रखते थे। ओके, विद ए सिग्निफिकेंस, एक महत्व के साथ। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि वे साधारण चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावी बना देते थे, उसको महत्व प्रदान कर देते थे। ओके, बाकी अगर आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब अर्थ निकलेगा। ही एडेड इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर आगे लिखा है ही एडेड इंटरेस्ट, वो रुचि पैदा कर देते थे, इनटू ऑर्डिनरी इवेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के साधारण घटनाओं में। देखिए जीवन के साधारण घटनाओं में भी वो रुचि पैदा कर देते थे, यानी जिस चीज़ में आपको रुचि नहीं है वो उस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट कर देते थे कि वो चीज़ फिर आपके लिए रुचिपूर्ण हो जाती थी, रुचिकर हो जाती थी। फिर है हिज एक्सप्रेशंस, उनकी अभिव्यक्ति आर सिंपल, बहुत ही सरल होती थी, साधारण होती थी। ओके, यानी उनके एक्सप्रेशंस यानी जो वो एक्सप्रेस करते थे, चीज़ों को व्यक्त करते थे, वो बहुत ही एक प्रकार से सिंपल तरीके से व्यक्त करते थे और रुचिपूर्ण बना देते थे। दे हैव पर्सनल टच एंड रोमांटिक ग्लो, यानी उनके साहित्य में एक पर्सनल टच होता था। पर्सनल टच मीन्स, जैसे एक पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल टच मतलब पर्सनल टच आप कह सकते हैं। आप पर्सनल टच, देखिए पर्सनल का मतलब मुझे तो वैसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, पर्सनल मतलब अपनी स्वयं की, ओके, अपनी टच होती थी। एंड रोमांटिक ग्लो, और एक रोमांटिक ग्लो भी होता था। देखिए हिंदी में थोड़ा अजीब प्रकार से बोलने में लगता है, जब इसका एकदम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसलिए आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पर्सनल टच का हिंदी में मतलब थोड़ा अजीब आप ही निकालिए तो अलग निकलेगा। रोमांटिक ग्लो, ओके। ही कुड ईजली, यहाँ पर अर्ली नहीं होगा, ईजली होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ही कुड ईजली पास, वो आसानी से चले जाते थे, फ्रॉम वन इवेंट, एक घटना से, टू अनदर, दूसरी घटना पर। यानी जब वो ऐसे लिखते थे तो एक घटना से दूसरी घटना पर बहुत आराम से जाते थे। ऐसा नहीं कि एकदम छलांग मार के चले गए, तुरंत ये घटना वो घटना अलग हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करते थे, बहुत ही आराम से जाते थे। हिज स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इज आर्ट ऑफ सेल्फ रिलेवेशन। हिज स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड, यानी उनकी स्टाइल में विशेषता होती थी, कौन सी, हिज आर्ट ऑफ सेल्फ रिलेवेशन,
रिवेलेशन, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, और रिवेलेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, यानी आत्म अभिव्यक्ति, यानी अपनी चीज़ों को व्यक्त करते थे। तो ये उनकी जो स्टाइल थी उसकी विशेषता थी, उनकी शैली की विशेषता थी। देखिए, ही गोज ऑन डिस्क्राइबिंग, वो डिस्क्राइब करते चले जाते थे एन इवेंट, एक घटना को, इम्प्रॉपर कंटिन्यूशन लाइक चार्ल्स लैम, यानी कंटिन्यूशन मतलब कंटिन्यू रूप से, यानी लगातार लगातार उसको डिस्क्राइब, एक घटना को डिस्क्राइब करते हुए चले जाते थे लाइक चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम की तरह। ओके, जैसे चार्ल्स लैम ऐसे लिखे हैं कि मतलब वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाते थे लगातार, मतलब तोड़ नहीं देते थे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम टूट जाए, घटना अलग अलग हो जाए, एक घटना से दूसरी घटना पर जाते थे लेकिन बहुत ही कंटिन्यूशन के साथ, यानी कंटिन्यूटी के साथ आप कह सकते हैं। विलियम हैजलिट और विलियम हैजलिट की तरह, यानी चार्ल्स लैम और विलियम हैजलिट की तरह वो कंटिन्यूटी बनाए रखते थे। ओके, R.L. स्टीवेंसन एंड रॉबर्ट लिंड, और यहाँ पर रॉबर्ट लिंड R.L. स्टीवेंसन की तरह भी उन्होंने बताया है। मतलब ये चार लेखक के उन्होंने नाम बताए कि चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, R.L. स्टीवेंसन एंड रॉबर्ट लिंड, इनकी तरह वो भी कंटिन्यू रहते थे। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन, इशोटेरिज्म, और मुझे देखिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इशोटेरिज्म और वैगनस इन हिज डिस्क्रिप्शंस। देखिए, देयर इज़ नो बोलने में प्रॉब्लम होती, ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन मतलब कोई अलंकरण नहीं था। ओके, देयर इज़ नो ऑर्नामेंटेशन, कोई अलंकरण नहीं था। इशोटेरिज्म और वैगनस, इसका मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कोई इस अस्पष्टता नहीं थी। वो जो लिखते थे उसमें ना तो कोई अलंकरण होता था, ना तो कोई अस्पष्टता होती थी। इन हिज डिस्क्रिप्शन मतलब उनके लेखन में, यानी वो जो चीज़ें लिखते थे, जिस चीज़ का विवरण देते थे, उसमें कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं होती थी, सारी चीज़ें स्पष्ट होती थी। ओके, अलंकरण नहीं होता था। ओके, सजावट बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। देयर इज़ नो कम्बरसम और बॉम्बेस्टिक वर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारी भरकम शब्द वो यूज़ नहीं कर सकते थे, कि बहुत ज़्यादा, मैंने क्या कहा कि वो सरल शब्दों का यूज़ करते थे। उनकी शैली जो थी बहुत ही सिंप्लिसिटी से ओतप्रोत थी। ओके, कम्बरसम और बॉम्बेस्टिक वर्ड्स नाम से ही पता चलता है बहुत भारी भरकम, बहुत कठिन कठिन वर्ड का यूज़ कर देना, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज फ्लावरी एंड इट हैज़ एन इजी स्वीप, यानी कि उनके वाक्यों की जो रचना थी वो एकदम लगातार थी, धारा प्रवाह। फ्लावरी, फ्लो का मतलब क्या होता है, धारा, उसी से बना फ्लावरी, यानी धारा प्रवाह की तरह थी, लगातार धीरे धीरे चलती रहती थी। ओके, एंड इट हैज़ एन इजी स्वीप, और एक सरल स्वीप का मतलब एक प्रकार से, जैसे स्वीप का मतलब क्या होता है, स्वीप करने, बहाना, किसी से उसको बहाव करना। ओके, यानी उनके जो सेंटेंस होते थे उनमें एक आसान बहाव होता था। बहाव मतलब जैसे नदी धीरे धीरे बहती है ना, तो एक लगातार बहती रहती है, तो वही चीज़ इनकी शैली में था। फिर है द सेंटेंसेस आर सिंपल, ह्यूमरस, रिफ्लेक्टिव एंड फुल ऑफ सिंपैथी। सम ऑफ हिज स्टेटमेंट्स आर पैराडॉक्सियल बट द सेंटेंस आर इजी एंड रिसाउंड विद लाइफ, देयर इज स्टिंग ऑफ मोरलिटी इन देम। देखिए, द सेंटेंस आर सिंपल ह्यूमरस, यानी कि उनके जो सेंटेंस होते थे वो बहुत सिंपल होते थे, ह्यूमरस रिफ्लेक्टिव होते थे। ह्यूमरस रिफ्लेक्टिव मतलब विनोदी स्वभाव के थे, हंसी मजाक वाले सेंटेंस होते थे। जब आप उनके सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। एंड फुल ऑफ सिंपैथी, और एकदम सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी का मतलब होता है थोड़ा सा दया वाला भावना। ओके, उससे भरे होते थे उनके सेंटेंस। फुल ऑफ सिंपैथी यानी कि सिंपैथी से भरे होते थे। सम ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, और उनके कुछ वाक्य, स्टेटमेंट्स का मतलब वाक्य, आर पैराडॉक्सियल, यानी पैराडॉक्सियल होते थे, यानी कि जैसे विडम्बना। ओके, विडम्बना होती थी, बट द सेंटेंसेस आर इजी, लेकिन उनके वाक्य जो होते थे वो सरल होते थे। एंड रिसाउंड विद लाइफ, और जीवन की गूंज होती थी उसमें। ओके, यानी कि जीवन के बारे में एक प्रकार से वर्णन करते थे।
जीवन की गूंज उसमें सुनाई देती थी, और उनमें नैतिक शिक्षा का भी प्रवाह था। देखिए, देयर इज ए टिंग, प्रवाह है, ऑफ मोरलिटी, नैतिक शिक्षा, मोरलिटी मतलब नैतिक शिक्षा, इन देम, उनमें। ओके, तो देखिए मैंने आपको बता दिया भाई कि अगर इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको कुछ हिंदी के शब्द अलग होते हैं, तो आपको सही से अच्छा एक प्रकार से ठीक उसी प्रकार आपको नहीं मिलेगा। ओके, जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि हिंदी अलग होती, इंग्लिश अलग होती। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ज़्यादा हिंदी में मत ट्रांसलेट कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। ओके, फिर यहाँ पर है देखिए, स्टोर ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का भंडार। ओके, प्रिस्टलेस एसेस आर इंटेलेक्चुअल, यानी इनके एसे में बुद्धिमत्ता का भंडार है, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है। ही गिव्स फूड टू माइंड, ही गिव्स वो देते हैं, फूड मतलब भोजन, टू माइंड दिमाग को, टू वे मतलब नाप तोल करने के लिए, एंड कंसिडर और विचार करने के लिए। यानी कि जब आप इनके ऐसे को पढ़ेंगे तो आपके माइंड को एनर्जी मिल जाती है और आपका दिमाग विचार करने में सक्षम हो जाता है। ओके, यानी आपका दिमाग तेज होता है इनके ऐसे को पढ़ने से। वही लिखा है, ही गिव्स फूड टू माइंड टू वे एंड कंसिडर। प्रिस्टले हैड इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग थिंग्स लाइक स्टीवेंसन एंड हैजलिट। स्टीवेंसन और हैजलिट की तरह इनके पास भी एक रुचिकर तरीका है चीज़ों को सही तरीके से व्यक्त करने का। ओके, फिर यहाँ पर देखिए कंक्लूजन में आपको लिख देना है, लास्ट हेडिंग है। ओके, तो मैंने बताया ना थोड़ा सा अजीब लगता है हिंदी में बोलने में, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। टू बी ब्रीफ, वी हैव द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ जीनियस इन प्रिस्टलेस स्टाइल्स, यानी प्रिस्टले के स्टाइल में कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, वही चीज़ आपको लिख देनी। पहला है, प्रिस्टले डिस्क्राइब्स हिज सब्जेक्ट्स इन द बैकग्राउंड ऑफ नेचर, यानी अपने सब्जेक्ट को प्रकृति के आधार पर ही लेते थे, यानी प्रकृति के आसपास ही इनका सब्जेक्ट होता था, इनका जो मेन थीम होता था वो प्रकृति से ही संबंधित होता था। ही स्टार्ट्स हिज एसेज आइदर विद ए स्टोरी और विद एन इंटरेस्टिंग इवेंट्स, ये अपने स्टोरी की यानी अपने निबंध की शुरुआत करते थे, एसे की शुरुआत करते थे, तो या तो कोई स्टोरी से शुरुआत करते थे, कोई कहानी से, या फिर कोई इंटरेस्टिंग इवेंट्स, कोई महत्वपूर्ण रुचिकर घटना है उससे अपनी स्टोरी की या अपने निबंध की शुरुआत करते थे। द स्टाइल ऑफ प्रिस्टले इज अनऑर्नामेंटल, अनऑर्नामेंटल का मतलब अलंकरण रहित। मैंने अभी आपको बताया कि इनके स्टाइल में अलंकरण नहीं था। ओके, तो वही लिखा है, अनऑर्नामेंटल मतलब अलंकरण रहित था इनका स्टाइल पूरा का पूरा। द लैंग्वेज हैज़ इक्वेबल ब्यूटी, और इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ हिज एसे इज द कंटिन्यूटी, फिर इनके एसे में दूसरी विशेषता क्या है कि कंटिन्यूटी रहती थी। ओके, ही डज नॉट जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर ये जंप नहीं करते थे। मैंने बताया था आपको कि लगातार एक प्रवाह के रूप में चलते रहते थे, जैसे नदी बहती रहती है, नदी उछल उछल कर तो चलती नहीं, मंद गति से चलती रहती है, ऐसे ये भी चलते थे। ही डज नॉट, यहाँ दा नहीं होगा, ही होगा। ओके, ही डज नॉट ब्रेक द लिंक, वो लिंक को तोड़ते नहीं थे, यानी कड़ी को तोड़ते नहीं थे, जोड़ के चलते थे। ओके, ईच पैराग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इज टचिंग, यानी कि शुरुआत से लेकर अंतिम पैराग्राफ एक दूसरे के टच में रहते थे। ओके, फिर यहाँ पर है, हिज एसेज डोंट लैक इंटरेस्ट, यानी इनके एसे में इंटरेस्ट की कोई कमी नहीं थी। लैक का मतलब कमी होना, यानी कि कोई कमी नहीं थी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट की कोई कमी नहीं थी। देयर इज़ नो बर्डन, कोई उबाऊपन नहीं था कि आपको बोरिंग महसूस हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं था। आइडियाज़ ग्रो नेचुरली, जब आप इनके ऐसे को पढ़ेंगे तो आइडियाज़ ग्रो नेचुरली, यानी कि विचार अपने आप बढ़ते रहते हैं, आपके दिमाग में विचार आ जाएगा कि आगे ऐसा होगा, ये होगा। ओके, आइडियाज़ स्वयं आते रहते हैं। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक रूप से इनका ऐसा शुरू होता है। द स्टाइल मूव्स विद इफर्टलेस ईज, यानी कि इनका जो स्टाइल है, शैली है, वो अपने आप चलती है। इफर्टलेस ईज मतलब बिना किसी इफ़र्ट किए, बिना किसी प्रयास के इनकी स्टाइल अपने आप चलती रहती है, इनका इससे अपने आप बोलता रहता है सारी चीज़ों को। देयर इज़ नो नेचुरल ग्लो ऑफ वर्ड्स, मैंने बताया नेचुरल ग्लो नहीं है, शब्दों का कोई अलंकरण नहीं है। ओके, ग्लो का मतलब यहाँ पर क्या, खूबसूरती। बहुत इन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे कठिन कठिन शब्द का यूज़ करके उसको खूबसूरत बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड सेंटेंसेस, और ना तो इनके कठिन सेंटेंस ही है। इट हैज़ अ फाइन रिदम, एक अच्छी लय होती है इनके सेंटेंस में।
फिर है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन अपीयर एवरीवेयर इन द एसे, यानी इनके पूरे एसे में आपको सिंप्लिसिटी दिखाई देगी, ब्यूटी दिखाई देगी ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की खूबसूरती दिखाई देगी, ओके, और लैंग्वेज की सरलता दिखाई देगी। कहने मतलब इनका लैंग्वेज बहुत ही सरल है और बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि अलंकरण नहीं है। देखिए, खूबसूरत होना दूसरी चीज़ है और अलंकरण होना दूसरी चीज़ है। खूबसूरत का मतलब वो नेचर से संबंधित है, जैसे ब्यूटी और प्रेटी दोनों में अंतर होता है। ब्यूटी का मतलब अंदरूनी खूबसूरती है उसके अंदर, वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। लेकिन प्रेटी का मतलब मेकअप वगैरह करके, अलंकरण करके, तो दोनों में अंतर होता है। ब्यूटी और ऑर्नामेंटल दोनों में अंतर होता है, ओके। ऑर्नामेंटल मतलब अलंकरण कर देना, गहने वगैरह पहन लेना तब खूबसूरत लगना, तो वो हो गया अलंकरण यानी ऑर्नामेंटल। और ब्यूटी का मतलब आप अंदर से खूबसूरत। तो इनके जो ऐसे होते हैं अंदर से खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उसमें सिंप्लिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, ओके। तो ये जो तो आपका एस्से था ये कंप्लीट हो गया। सॉरी, एस्से नहीं था, एज एन एस्सेइस्ट। और काफ़ी प्रॉब्लम इसमें, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि हिंदी में उसका मतलब निकल ही नहीं रहा जल्दी से, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इंग्लिश में मैं तैयार करता हूँ और इंग्लिश ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए हिंदी में थोड़ा उसको कन्वर्ट करता हूँ, प्रॉब्लम होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दूसरे चैनल पर भी चले जाइए जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर।